जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है जो आपका 2016 का है। ये इसकी परीक्षा हुई थी 26/4/2017 को। ये जीके का क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके प्रत्येक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होके ये आपके 40 मार्क्स की यहाँ पे आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी पूछी जाती है, यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जो 40 मार्क्स के होते हैं। तो उन्हीं से संबंधित हम देखेंगे इसमें 2017 में किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2016 की परीक्षा 17 में हुई थी, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है, हम देखेंगे किस टाइप के पूछे गए। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या लैब असिस्टेंट की बात कर रहे हैं या इसके अलावा थर्ड ग्रेड की, जो भी आप रीट बोल सकते हैं, मेन परीक्षा हो या आपकी रीट हो, उसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड की मोस्टली देखना साइकोलॉजी में सेम टॉपिक है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं, जिन्होंने पहले नहीं किए हैं वही देखें और जिन्होंने ये देख रखा है तो वो प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 71 नंबर क्वेश्चन बना है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए थे, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की थी। तो इन 4 मनोवैज्ञानिक में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, मार्गरेट मीट। इन्होंने वहाँ पे कह सकते हैं जो सामोआ द्वीप है, उस द्वीप पर वहाँ पर आदिम जाति रहा करती थी। तो वहाँ की जो कल्चर है ना, उस कल्चर का व्यक्ति पर कैसा प्रभाव रहता है या व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव रहा था, इससे संबंधित अध्ययन किया था। ठीक है, तो यही थे मार्गरेट मीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये परिभाषा है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी हुई परिभाषा है, जो 72 नंबर क्वेश्चन में, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का, अब वह व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। यह कथन संबंधित है किससे है? तो ये आपके वुडवर्थ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट उन्हीं से संबंधित रहा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 73 नंबर, अंतर्दृष्टि या सूझ का क्वेश्चन इस प्रकार है कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है, यानी इनसाइड लर्निंग थ्योरी है वो किससे संबंधित है? ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं आपके, तो ये हो जाएगी आपके कोहलर से। कोहलर ने 1917 में कोई स्थान है केनारी द्वीप, ठीक है, केनारी द्वीप पर चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, और चिंपांजी, और मोस्टली पूछा भी जाता है किस पर अध्ययन किए थे, तो चिंपांजी पर अध्ययन किए थे। तो इनके समर्थक रहे थे। अब समर्थक कौन थे आपके? जैसे कि आपके मैक्स वर्दीमर थे, कोप्पा थे। तो मैक्स वर्दीमर और आपके कोप्पा। तो मोस्टली आपने देखा होगा जब भी हम इनसाइड थ्योरी की बात करते हैं या इनसाइड लर्निंग की बात करते हैं तो 3 मनोवैज्ञानिक के नाम लिए जाते हैं, कोहलर, कोप्पा, मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 नंबर, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन थे नैतिक, शारीरिक, आनुवंशिक, सामाजिक। तो राइट आंसर सामाजिक, यानी सोशियल। देखा जाए तो वाइगोस्की के 4-5 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली यही रिपीट होते हैं। एक तो इनकी SCL यानी सोशियल, कल्चर और लैंग्वेज, इनकी बात करते हैं। एक स्कैफोल्डिंग शब्द आपने सुन रखा होगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 2 चीज़ें चलती हैं बच्चों के अंदर ही संबंधित होती हैं, एक तो प्राइवेट स्पीच, और एक चलती है आपकी रेगुलेटर स्पीच। ये 2 शब्द पूछे जाते हैं, सीटेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे देखा जाए सेकंड ग्रेड में तो SCL से ही बन जाता है। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि पूर्व का अधिगम, यानी जब पूर्व का अधिगम है वो नई परिस्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये कहलाता है। कोई प्रभाव नहीं डालेगा तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 पूछा है कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे हम ऑपरेट कंडीशन बोलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन है वो पावलर से संबंधित है। अंतर्दृष्टि अधिगम है कोहलर, कोप्पा और मैक्स वर्दीमर से संबंधित है। प्रयत्न एवं भूल है ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और 77 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, गलत हो जाएगा। विकास रेखीय नहीं होता है, इसे बोलते हैं स्पाइरल, इंग्लिश में स्पाइरल होता है। ठीक है, और बाकी
विकास पूर्वान्वय यानी जैसे इंग्लिश में प्रेडिक्टेबल बोलते हैं, ये बात सही है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल सही है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। गलत है ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 था, जब एक विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहेंगे आप? तो हम इस अध्ययन को बोलेंगे अनुदैर्ध्य अध्ययन, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक अनुप्रस्थ काट अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन बना है। तो अनुप्रस्थ काट अध्ययन क्या होता है? तो हम कहेंगे जो विभिन्न समूह होते हैं ना, उनका अध्ययन एक साथ एक ही समय पर करें, उसे बोलेंगे अनुप्रास्ट, यानी अनुप्रस्थ कह सकते हैं, या इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन स्टडी बोलेंगे। और बाकी अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, वो एक ही विषय का विकास है या अध्ययन करेंगे, वो अधिक समय अवधि तक करें, तब इसे कहेंगे अनुदैर्ध्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79 है कि व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, जिसे हम इंट्रोवर्सन और एक्सट्रोवर्सन बोलते हैं। तो ये आपके सिगन फ्राइड के शिष्य हुआ करते थे, जुंग या यूंग बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो सिंपल था, जैविक यानी बायोलॉजिकल डिटरमिनेट या डिटरमाइनेट बोलते हैं इसे। ये हो जाएगा आपका आनुवंशिक प्रभाव। कैसे हो जाएगा? कोई भी चीज़ हो बायोलॉजिकल तो संबंधित होती है आपके शरीर से ही। निर्धारक की बात ये आनुवंशिक प्रभाव, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया रोग, वर्णांधता, ये क्या है? जेनेटिक्स से संबंधित होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे में चले जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि जैविक निर्धारक होते हैं। तो इनमें ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा, आनुवंशिक प्रभाव रहेगा। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लिंग का निर्धारण होता है, तो वो भी एक आपका जैविकीय निर्धारक ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर है, निम्न में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे साचार है ना, वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, यानी रक्षात्मक युक्ति का प्रकार नहीं है ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 82 बना है, जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमी बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, प्रणाली है, ये आप उत्पाद का घटक है, ये ध्यान रखना है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब मैं इसे समझा देता हूँ 1 मिनट में। और बाकी ये 3 हैं, ये आपके विषय वस्तु के 3 घटक हैं। चौथा होता है वो हो जाएगा आकृति, आकृति जिसे हम बोलते हैं फिगर। अब ध्यान से सुनाएं, ये क्वेश्चन पूछा कैसे है? उन्होंने पूछा है कि जो आपका गिलफोर्ड का त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल थ्योरी थी, उसमें उन्होंने 3 विमाएँ बताई थी, COP। सी से विषय वस्तु होती है, ओ से संक्रिया होती है, पी से उत्पाद होता है। इसमें आपके 4 घटक थे, इसमें आपके 5 घटक थे, इसमें 6 घटक थे। इन 4 घटकों के नाम बताएं। तो 1, 2, 3, चौथा है आकृति। अब समझना, उन्होंने क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा है, 3 तो नाम दे दिए, एक दे दिए इस उत्पाद का, जो प्रणाली है ना, ये प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम आपका इस उत्पाद में आता है, घटक में। इन्होंने यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया है, बाकी ये आपके विषय वस्तु के प्रकार हैं, ठीक है। तीनों हैं, ये आपके विषय वस्तु के अंदर आते हैं। जो चौथा है वो ये था, इसे हटा के उन्होंने एक प्रणाली है वो उत्पाद का एक ऑप्शन डाल दिया है और क्वेश्चन बना दिया था इस प्रकार। तो बाकी इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके 3 प्रकार ये हैं, चौथा ये है, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान रखना, जैसे कि इन चीज़ों के सभी के इंग्लिश में याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। कन्फ्यूज हो जाओगे, जैसे कि इसमें प्रतीकात्मक दे रखा है, सिंबॉलिक, इसे हम संकेतार्थ बोलते थे, ठीक है। मतलब पर्यायवाची बहुत सारे शब्द बन के आते हैं, तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से इंग्लिश में ही याद रखना है इन्हें, तो बेस्ट है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं कि मानसिक आयु की अवधारणा है को विकसित किसने किया था, यानी जो आपकी मेंटल एज है, इसका डेवलपमेंट किसने किया था? तो वो आपके बिनी ने किया था 1908 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो हम कहेंगे ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, अपसारी, जैसे हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं किसे? सृजनात्मकता को भी आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं। इसे पार्श्व भी बोल देते हैं, और इसके अलावा इसे बहुविध भी बोल देते हैं। और इस प्रकार इसे, यानी हम एक ही शब्द बोले ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है सृजनात्मक
था, ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, जैसे उद्यमी सामर्थ्य था, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। इस प्रकार की तो संवेगात्मक बुद्धि का संबंधित कोई तत्व ही नहीं है। बाकी आत्म अभिप्रेरणा है, परा अनुभूति है, जैसे एम्पैथी बोलते हैं। उसके अलावा संबंधों को संचालित करना, ये भी आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। यानी 3 ऑप्शन हैं, 2, 3, 4 है, ये तो आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित तत्व हैं, जबकि संबंधित नहीं है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 86। क्वेश्चन ये पूछा था कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्लीलैंड। इन्होंने 1961 में दिया था ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इनके एक साथ सहयोगी भी हुआ करते थे। इनके जो सहयोगी हैं उनका नाम है एटकिंसन। लेकिन हमें ऑप्शन में केवल ये पूछा था कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है, तब राइट आंसर हो जाएगा मैक्लीलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, जो आपका डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया हमेशा पठन विकार होता है, यानी रीडिंग डिसऑर्डर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल अपराध का कारण नहीं है। ये 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से बाल अपराध का कारण नहीं है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी उचित घरेलू वातावरण है वो एक बाल अपराध का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन हैं वो एक बाल अपराध का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि जो कुडर परीक्षण है मापन के लिए अभिकल्पित है। यानी जो आपका कुडर परीक्षण है तो वो किसके मापने के लिए होता है? जैसे अभिवृत्ति के लिए, अभिक्षमता के लिए, अभिरुचि के लिए या अवदान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। यानी जो आपका इंटरेस्ट होता है उसे मापने के लिए कुडर परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 2 परीक्षण और भी नाम याद रख सकते हैं जिसके द्वारा हम इंटरेस्ट को मापते हैं, यानी इंटरेस्ट यानी अभिरुचि को। तो उनका नाम है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट के नाम से है, इसके द्वारा भी हम इंटरेस्ट को माप सकते हैं, यानी मापन कर सकते हैं। इनके अलावा एक थर्स्टन का और है, जो आपका थर्स्टन टेस्ट बोलते हैं इसे, तो इसके द्वारा भी हम मापन कर सकते हैं। इनके अलावा एक नाम और याद रख सकते हैं, और जैसे कि जीस्ट, एक जीस्ट का और है टेस्ट, इसके द्वारा भी हम इंटरेस्ट को माप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 90 नंबर है कि कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से धारा प्रभाविता होती है जिसे हम फ्लुएंसी बोलते हैं, लचीलापन होता है जिसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी होती है, लेकिन जो स्मृतिकरण है यानी रट्टा मारना ये नहीं होती, यानी मेमोराइजिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।